हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने जो बेसिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले देख लेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या क्या है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले एटम के बारे में भी समझेंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सिंपल सी बात है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, तो पूरा एटम का जो जो लोग मॉडल दिए हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है हमें? डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। डिस्कवरी भी पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है वो पढ़ना है। ठीक है। सेकेंड पार्ट एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल पढ़ना है कि कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल है, किसने किसने दिया है। ठीक है ना। जैसे एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले दिया था डाल्टन ने, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन ने सबसे पहले अपना एटॉमिक थियरी दिया था। और सेकेंड, डाल्टन जब फेल हुए तो उसके बाद थॉमसन ने दिया था थॉमसन एटॉमिक थियरी या एटॉमिक मॉडल, जो भी कह दो। ठीक है। जब थॉमसन फेल हुए तो आए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, याद रखना, इसी एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर ये फेल हुए, हाँ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इनका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है कि ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो ऑन गोल्ड फॉयल पे किए थे उसको भी पढ़ना है। अब उसके बाद जो मॉडल आया था बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो ये सभी एटॉमिक मॉडल पढ़ना है हमें। सभी ने अपना अपना एक एटम का थियरी दिया है कि एटम होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये सभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एटॉमिक मॉडल के बाद इसी में हमें बोर एटॉमिक मॉडल में जो हमें पढ़ना है वो समझिएगा। सबसे पहले रिलेशन बहुत सारे पढ़ने हैं। जैसे रिलेशन किसका किसका पढ़ना है? रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का एंड ईटीसी। ये सभी रिलेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद पढ़ना है हमें प्लैंक क्वांटम थियरी, प्लैंक क्वांटम थियरी। ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, एक बात और है कि बोर में ही हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, हम इसे हटा दे रहे हैं। सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में टोटल कंप्लीट करना है हमें। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद कंप्लीट करना है दे ब्रोगली हाइपोथेसिस।
देब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद हाइजेनबर्ग हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइजेनबर्ग हाइपोथेसिस। ये सभी इतने सभी चीज़ें हमें पढ़ने हैं, अभी भी कुछ चीज़ें बचा हुआ है, ये सभी नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दो तीन टॉपिक और बचा हुआ है, उसे देख लेंगे। हाइजेनबर्ग के बाद हमारा क्वांटम नंबर बचा है, क्वांटम नंबर 4 होते हैं, उसको देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये है, ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, सबको देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे क्वांटम नंबर जैसे ही हम खत्म करेंगे, दो बहुत छोटे छोटे हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो भी इसी का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो इसी में पढ़ना है, ठीक है ना। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सब सेल कह देते हैं, ठीक है ना। एसपीडीएफ, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो आज सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डाल्टन से स्टार्ट करेंगे कि एटॉमिक थियरी डाल्टन ने देना स्टार्ट किया, और सबसे पहले एटम के बारे में उन्होंने क्या बताया उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम इसे हटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कि डाल्टन ने कौन कौन सा बातें बोला है एटम के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब डाल्टन ने बताया कि एटम होता कैसा है, तो उस समय न इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ना प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, और ना ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि एटम न्यूट्रल होता है, और वो छोटे छोटे एक्सट्रीम जो एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, और एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। एटम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वो न्यूट्रल होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, जिससे एलिमेंट बना होता है, और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो जो बातें बोला है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एटम होता क्या है भाई, कैसा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल और एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट डिविजिबल, ठीक है ना, डिविजिबल मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब ब्रेक नहीं किया जा सकता, जो भी आप बोलना चाहें, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है ना। और क्या बोला गया, एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एटम कैसे होते हैं भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस, चार्जलेस, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, इसका मतलब चार्ज नहीं है। और यही एटम है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन।
और क्या बोला था, एटम जो होता है उससे एलिमेंट बनता है। मतलब एक जो एलिमेंट है, सपोज करिए अगर सोडियम एलिमेंट है तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 एग्जैक्टली सेम उसका मास होगा, हर एक चीज उसका साइज, मास, एवरीथिंग शुड बी सेम, सब सेम होता है। और ये सभी मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, सोडियम एलिमेंट बनाते हैं। मतलब एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मोर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। और वो भी सेम टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप के एटम से एलिमेंट नहीं बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अगर डिफरेंट एटम ले लिया जाए तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, फिक्स रेशियो में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये भी बताया था उन्होंने कि डिफरेंट अगर एटम हैं, अगर वो एक साथ मिल रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये सभी बातें हो गई किसके बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में। ये सभी चीजें बस आपको इतना याद रखना है कि जो पॉइंट है वो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम थियरी पढ़ाने नहीं, उसके बारे में समझाने आए हैं कि देखो पूछता कैसे है। ये चारों पॉइंट जो मैंने बताया उसे याद रखिएगा। न्यूट्रल होता है, एटम सबसे छोटा होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये सभी चीजें बातें हैं, और एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे डिस्कवरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये थियरी फेल हो गई थी तो उसके बाद क्या डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तुरंत एक और मॉडल आया जिसका नाम था थॉमसन मॉडल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां से समझिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में यहां पे लिख दे रहा हूं मैं डिस्कवरी, सॉरी, कौन कौन किया है उसको लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने किया भाई, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी यूजेन गोल्डस्टीन। देखिए भाई, गोल्ड स्टील नहीं, गोल्ड स्टील नहीं, गोल्डस्टीन, ठीक है ना, यूजेन गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया है, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जे थॉमसन, यूजेन गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। मैं बोल भी दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.65 इंटू 10⁻27 kg। इसको देखिए 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये सभी का मैंने मास लिख दिया। मास, इसके बाद ये होता है कि भाई ये लोग डिस्कवर कैसे हुए थे, किस चीज से डिस्कवर किए गए थे। तो डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे ट्यूब। होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को किसके हेल्प से डिस्कवर किया गया, तो कैथोड रे ट्यूब के हेल्प से, जिसमें फिक्स प्रेशर आप कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर को फिक्स किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है, जिसके थ्रू एक कैथोड रेज, पहले जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया, उन्हें पहले क्या बोला गया, कैथोड रेज। जब देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कैथोड रेज है, उसकी प्रॉपर्टी हर एक के लिए सेम आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए सेम आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ये भी सीआरटी से डिस्कवर किया गया भाई, मतलब कैथोड रे ट्यूब से। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो कैथोड रे ट्यूब है
इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए मैंने क्या बोला था अभी, ये इलेक्ट्रॉन पहले नहीं बोला जाता, पहले क्या बोला गया था, कैथोड रे बोला गया था। बाद में इसे इलेक्ट्रॉन बोला गया और इसे क्या बोला गया, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोला गया, क्योंकि डिफरेंट मेटल के लिए कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम आई थी। डिफरेंट मेटल के लिए कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम आई थी। जब सेम आई थी तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया भाई, कैथोड फंडामेंटल पार्टिकल। क्या चीज सेम आया था, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो। और इसे सबसे पहले निकालने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम कौन सा था, थॉमसन, ठीक है ना। मतलब चार्ज टू मास रेशियो थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। और डिफरेंट मेटल के लिए चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आया था, और सेम आने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। रीजन इसका क्या है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होने का, क्योंकि इसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो सभी डिफरेंट मेटल के लिए सेम नहीं आ रहा था। ये सेम नहीं था भाई डिफरेंट मेटल के लिए, इसीलिए हम इसे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते हैं। तो फिर कहते क्यों है, प्रोटॉन इसका नाम क्यों पड़ा, तो समझिएगा, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो हाइड्रोजन के केस में सबसे मैक्सिमम आया। हाइड्रोजन के केस में चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम आया, और उसी पॉइंट को हमने क्या कह दिया, प्रोटॉन। उसी टाइम हमने जो भी पार्टिकल आया था उसे सबसे पहले एनोड रेज बोला गया। क्या बोला गया था, एनोड रेज। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, और वो प्रोटॉन कहा गया क्यों, चार्ज बाय मास रेशियो इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस मैक्सिमम आया था, और मैक्सिमम आने की वजह से उसे हमने प्रोटॉन बोल दिया। डिफरेंट गैस के लिए ये डिफरेंट आ रहा था, मतलब इसे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोल सकते थे। न्यूट्रॉन भाई चार्ज होता ही नहीं है, तो चार्ज बाई मास रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो। इसके लिए चार्ज बाई मास रेशियो भाई जीरो हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब उसके बाद बात करते हैं, इस पे निगेटिवली चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर कोई भी चार्जलेस लिख देते हैं, चार्जलेस। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए अभी कुछ और प्रॉपर्टी बची हुई है। ना देखिएगा, अब चार्ज निगेटिव होता है तो कितना निगेटिव होता है, कोई उसका अमाउंट है, वैल्यू है। हाँ तो भाई वैल्यू जो है उसे लिख देते हैं, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम प्रोटॉन के लिए, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इस पे तो कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। अब ये बात आ गई कि भाई चार्ज आ गया, तो चार्ज की डिस्कवरी किसने किया था, चार्ज आ गया ना, तो चार्ज की डिस्कवरी किसने किया था, चलो उसे भी बताएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नोटेशन देख लेते हैं, किसे डिनोट किससे किया जाता है। देखो जो इलेक्ट्रॉन का नोटेशन है -1e 0 होता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिएगा, या फिर बेसिकली हम लोग इसे ऐसे भी दिखाते हैं, ये उसका पूरा नोटेशन है और ये इसका हाफ नोटेशन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एटम ऐसे लिखा जाता है तो नीचे जो वैल्यू होती है उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक
नंबर, और जो ऊपर नंबर होता है उसे हम लोग मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी मास नंबर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी मास नंबर नहीं होता है, क्योंकि देखो 0 लिखा है मैंने, लेकिन एटॉमिक नंबर के प्लेस में -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे -1 डिजिट का निगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, -1 E0, E माइनस लिखिए या फिर ये लिखिए। सेम प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे भाई? 1H प्लस 1H1 लिख दो या H प्लस, ये प्रोटॉन होता है। इसका मतलब यहाँ पर 1 एटॉमिक नंबर के भी प्लेस पे है, मास नंबर के भी प्लेस पे है। मतलब प्रोटॉन को मास नंबर में कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मास नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता है। और इस पे चार्ज नीचे वाला जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि प्रोटॉन पे +1 का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक। आ जाइए न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का जो नोटेशन होता है 0n1, 0n1। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए नीचे क्या लिखा हुआ है? 0। और ऊपर 1, इसका मतलब ये मास नंबर में कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए जब भी आप लोग फॉर्मूला देखेंगे कि मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये पढ़ते होंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मास नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखिए न्यूट्रॉन के भी ऊपर है और प्रोटॉन के भी ऊपर है। क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास नंबर कुछ है क्या? नहीं है। इसीलिए मास नंबर में हम केवल और केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब ये नोटेशन हो गया, इसे देख लेंगे। अब चार्ज की डिस्कवरी देखना है। बस डायरेक्ट देख लीजिए कि चार्ज की डिस्कवरी किया किसने था और किस मेथड से किया था। ठीक है, तो जो चार्ज है, चार्ज की डिस्कवरी R.A. मिलिकन ने किया था। ठीक है, मिल्कमैन नहीं भाई, मुलिकन, R.A. मुलिकन। ठीक है, और इसे ऑयल ड्रॉप मेथड से किया गया था। इसे ऑयल ड्रॉप मेथड के हेल्प से किया गया था। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप मेथड ये पूछता है कि चार्ज की डिस्कवरी किस मेथड से किया गया है, तो आप क्या बताओगे? ऑयल ड्रॉप मेथड। और किस साइंटिस्ट ने किया था भाई? R.A. मिलिकन ने। हाँ, अब बात आती है कि जब हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक मॉडल डाल्टन ने क्या दिया था। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आपने प्रॉपर्टी देख लिया। प्रॉपर्टी देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे? एटॉमिक, थॉमसन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्योंकि देखो होता है ना कि नहीं, अभी कुछ हर एक चीज डिस्कवर हुआ नहीं है और चुल्ल मच जाती है कि भाई हमें एटॉमिक मॉडल अपना देना है, एटॉमिक मॉडल अपना देना है। क्योंकि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था। क्योंकि ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ना प्रोटॉन के बारे में बताया, बस बता दिया कि हाँ न्यूट्रल होते हैं, ये सभी बातें हैं। ठीक है, लेकिन थॉमसन एटॉमिक मॉडल बनाया गया था तब जब केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला? एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल। बात बताइए, एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज तो पहले से ही बता दिया गया था। तो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सही है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला था?
प्रोटॉन इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड इनटू स्फीयर, मतलब एक स्फीयर जैसा एटम होता है जिसमें प्रोटॉन यूनिफॉर्मली सेपरेटेड है, हर जगह फैला हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, प्रोटॉन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर। स्फीयर का मतलब एटम, ठीक है ना, जो एटम है वो स्फीयर जैसा है और उसमें प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into sphere। ये क्या कह रहा है, जो स्फीयर है जिसमें प्रोटॉन हर जगह पूरा का पूरा डिवाइड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स केवल फिक्स किया गया है, ठीक है ना। जैसे वाटरमेलन ले लो, अगर आपने वाटरमेलन लिया है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वाटरमेलन का पूरा रेड पार्ट जो होता है उसे इन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। पूरे रेड पार्ट को क्या बोल दिया, प्रोटॉन। और जो इसमें सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं इसमें, उसको इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इस मॉडल को हम क्या बोल सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो इसे लिखेंगे थॉमसन मॉडल को, और किस नाम से जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल, या फिर एक और नाम से जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, वाटरमेलन तो समझ में आ गया कि भाई जितने भी रेड पार्ट वाले होते हैं वो सभी के सभी क्या है, प्रोटॉन है। जो ब्लैक कलर की सीड्स होती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर प्लम पुडिंग का मतलब होता है खीर। खीर खाते हो ना, दूध में क्या डाल दिया गया भाई, चावल। दूध में चावल डाल दिया गया और उसे बना दिया गया खीर। तो जो मिल्क है हमारा, सपोज करो ये हमारा खीर है, इसमें पूरा मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, तो उसे इन्होंने मिल्क को क्या बोल दिया, प्रोटॉन। मिल्क को क्या बोल दिया भाई, प्रोटॉन। लेकिन जो इसमें राइस कमी होते हैं, सिंपल सी बात है, तो जो राइस होता है उसे इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने बताया, और उसके बाद ये थियरी फेल कर गई क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बता दिया कि ये मूव नहीं करता है, फिक्स होता है, एम्बेडेड होता है, इसलिए ये थियरी क्या हो गई, फेल। इनका एटम स्टेबल नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि एटम का जो मास होता है ओवरऑल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो उस तरीके से फेल हो गई। और यहाँ पे जो लिखा था अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई रेड पार्ट सबको पता है, रेड पार्ट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और सीड्स कम होते हैं। जब सीड्स कम होंगे और रेड पार्ट ज़्यादा होगा तो कैसे वाटरमेलन मॉडल कह सकते हो, प्रोटॉन का ज़्यादा होगा इफेक्ट, क्योंकि रेड पार्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये थियरी को क्या कर दिया गया भाई, फेल कर दिया गया। तो जो जो डिसएडवांटेज मैंने बोला था सबसे पहले वो सभी बातें लिख लेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन्होंने क्या बोला, ये जो एटम है इसका एटम का मास पूरी जगह लाई करता है, सेंटर पे डिपेंड नहीं करता। ये बोल दिए कि पूरी जगह लाई करता है, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, ठीक। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। ये भी बातें क्या है, गलत है। तो ये दोनों बातें आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, और ये भी लिख दीजिएगा कि एटम यहाँ से अनस्टेबल है, एटम यहाँ पर स्टेबल नहीं है। ये सभी बातें लिखिए। चलिए अब इसे रफ करते हैं, कुछ और बातें हैं उसे देख लेते हैं। जैसे ही ये फेल हुआ,
जैसे ही ये फेल हुआ उसके बाद डिस्कवर होता है किसका, उसके बाद डिस्कवरी स्टार्ट होती है न्यूक्लियस की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और ये भाई राजा है, ये क्या है, राजा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जिसे किसने डिस्कवर किया था भाई, रदरफोर्ड ने, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो आज हम केवल डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट पार्ट बताएंगे। कल हम बताएंगे कि इसका मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है वो कैसे दिया गया, कैसे क्या किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ कैसे, सबसे पहले वो देखेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये किस पे स्कैटर किया गया भाई, ऑन गोल्ड फॉयल। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने यहां पर अरेंजमेंट कर दिया, गोल्ड फॉयल को फिक्स कर दिया। ये क्या है, हमारा गोल्ड फॉयल है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया, जिस पर जिंक सल्फाइड का क्या है भाई, पेंट है। पूरा जिंक सल्फाइड हमने इस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जिंक सल्फाइड क्यों पेंट कर दिया, ये होता क्या है, तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है, फ्लोरिसेंट मटेरियल है, ठीक है। जब फ्लोरिसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड, तो इस पे क्या करेगा, कोई भी चीज टकराएगा, चार्ज वाला पार्टिकल जब टकराएगा तो ये साइन देगा, चमकेगा। भाई चमकेगा तो पता चल जाएगा ना भाई यहाँ पे कुछ टकराया था। अगर यहाँ टकराएगा तो यहाँ चमकेगा, मतलब जहाँ पर भी कोई भी पार्टिकल अगर टकराएगा जो हमें दिखता नहीं हो, वो इस पे टकराने के बाद साइनिंग देगा, तो हमें पता चलेगा नहीं भाई ये यहाँ क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं रेडियो गन। क्या लेते हैं भाई, रेडियो गन। अब रेडियो गन क्या है, जिससे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक तरीके से समझ लो, इससे अल्फा बीटा गामा तीनों निकलते हैं। अल्फा बीटा गामा, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो खुद से ही टूटता रहता है, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और उससे कौन कौन सी रेस निकलती हैं भाई, अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से केवल और केवल किसे भेजना है, अल्फा को। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, पीबी, लेड क्या काम करता है भाई, बीटा और गामा को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, अल्फा यहां से निकल के कहां लड़ा भाई, गोल्ड फॉयल पे। जैसे ही अल्फा गोल्ड फॉयल पे लड़ा, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, कभी इधर लड़ा, कभी इधर लड़ा, कभी इधर लड़ा, ठीक है। ये हर एक डायरेक्शन में क्या करता गया, स्ट्राइक करता गया। अल्फा बीटा गामा लेड बीटा और गामा को क्या कर देता है, रोक देता है, अल्फा को केवल पास होने देता है। एक बात और, अल्फा की जो स्पीड होती है वो बीटा और गामा दोनों से कम होती है। अल्फा की जो स्पीड होती है वो बीटा और गामा से दोनों से कम होती है, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी दोनों से कम है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब इसको छेद के आर पार निकालने की, है ना। तो गोल्ड फॉयल को ये कुछ नहीं करेगा, गोल्ड फॉयल को गामा बीटा हो सकता है कर सकते क्या बोलते हैं उसे, पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा के पेनिट्रेटिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या कर दिया, जैसा जैसा एक्सपेरिमेंट हुआ था वैसा वैसा दिखा दिया कि इससे लड़ने के बाद जो अल्फा रेस थी वो ऐसे ऐसे क्या कर गई, स्कैटर कर गई। डायरेक्शन देख लो, स्कैटर कर गया। तो जब इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया, जब फील किया गया कि भाई ये और कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको आप लोग बना लो। उसके बाद एक और हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ऊपर ही बना देते हैं, नहीं तो
सपोज कर लीजिए ये हमारा गोल्ड फॉयल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। भाई पता तो नहीं था न्यूक्लियस है, लेकिन ये जहां से घूम रहा था वो सेंटर वाला पार्ट था, इसीलिए अब ध्यान देना, और यहां से अल्फा रेज जो जा रही है वो सीधे निकल गई, ये भी सीधे निकल गई, ये भी सीधे निकल गई, ये भी सीधे निकल गई। लेकिन जो इसके पास से गया वो घूम गया, स्कैटर कर गया, जो इसके पास से गया वो घूम गया। सही है। और जो एकदम इसके सेंटर में गया वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया। ठीक है ना, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया। ध्यान दीजिएगा, ये जो वापस लौट आया वो कैसे पता चला होगा? इधर भी एक स्क्रीन लगा था, फोटोग्राफिक प्लेट स्क्रीन, इस पर भी जिंक सल्फाइड की क्या थी? कोटिंग थी। इस पर भी कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ठीक है ना, तो जो पीछे लड़ेगा वो तो दिखेगा ना, तो यही था। और ये पिक्चर को ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम कल बताएंगे कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, कि तुम क्या देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन, और कंक्लूजन क्या निकला इसका। ये जो तुमने ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन देखेंगे और क्या देखेंगे? कंक्लूजन। ये जितने भी पार्ट अभी हुआ ये सभी थियरी वाली पार्टें हैं, तो जो आपको केवल समझना है और याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सब सामने दिख रहा है, जो है उसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम कल ऑब्जर्वेशन बताएंगे और कंक्लूजन बताएंगे कि भाई बहुत सारा देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसे ही निकल जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो स्कैटर कर जा रहे हैं बाय स्मॉल एंगल, और कुछ ऐसे हैं जो गए और सीधे वापस लौट आए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या देखेंगे कल? कंक्लूजन देखेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कल। धन्यवाद।